नमस्कार, मैं चंद्रकला नेगी, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान में अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 2 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के जो बिंदु हैं वो है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तापमान, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, संगलन या गलन, गलनांक, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। देखिए, भाग 1 में हमने देखा था कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। तो भाग 1 में हमने पदार्थ के बारे में चर्चा की थी और जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर हमने ये भी देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वे गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है। जो कण होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और हम ये जान पाए थे कि जो पदार्थ है उसकी क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: ठोस, द्रव और गैस। देखिए, उनके गुणों के बारे में बताया था। पहले हम करते हैं कणों की स्थिति। इसमें कणों की स्थिति क्या होती है, जो उनमें कण पाए जाते हैं उनकी स्थिति कैसे होती है। ठोस के केस में जो कण होते हैं जिनसे ये बना होता है वो बहुत क्या होते हैं, पास, नजदीक होते हैं। आपको बताया था ये पास पास होते हैं। ठोस के केस में जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। जबकि द्रव के केस में जो ये कण हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। ठोस के कंपैरिजन में ये कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जबकि गैस के केस में ये कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। दूसरा, अगर हम इन कणों के बीच हम देखें कि कितना खाली स्थान है, रिक्त स्थान कितना है, तो ठोस के केस में हमने ये देखा कि क्योंकि कण बहुत पास पास हैं तो इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है तो बहुत ही कम होता है, नगण्य। ये कण बहुत ही पास होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। उसी प्रकार से जब हम द्रव के केस में देखते हैं, आप देख भी रहे होंगे कि द्रव के केस में जो रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में वो ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में ये रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं। नंबर 3, अगर हम आकार की बात करें तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आपने देखा था, जैसे आप जल को किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है, इसलिए जो द्रव है उसका आकार अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से जो गैस है उनका जो आकार है वो भी अनिश्चित होता है। नंबर 4 पॉइंट, आयतन। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से कणों के बीच जो 5वां पॉइंट है वो है कणों के बीच आकर्षण बल। देखिए, क्योंकि ठोस में क्या है, कण बहुत नजदीक हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत स्ट्रांग होता है।
जबकि द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम प्रबल होता है, ठोस के कंपैरिजन में कम स्ट्रांग होता है। और गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य, बिल्कुल कम होगा भी, तो बिल्कुल कम, नगण्य जिसे हम कह सकते हैं। अगर हम संपीड्यता की बात करें, संपीड्यता का मतलब कंप्रेस करना, तो ठोस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ठोस की जो संपीड्यता है वो नगण्य होती है। द्रव को आप बहुत कम प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ठोस से अधिक। कम संपीड्यता, इसको आप, जबकि गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल, इनकी जो संपीड्यता होती है सबसे अधिक होती है। इस प्रकार से हम घनत्व की बात जब करते हैं, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और द्रव का जो घनत्व है ठोस से कम होता है, जबकि गैस का जो घनत्व है सबसे कम होता है। इस प्रकार से जो ठोस द्रव गैस है, ये उनके गुण है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, हम ये जान चुके हैं कि जो पदार्थ है वो 3 भौतिक अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम पानी का उदाहरण लें तो उसका ठोस रूप क्या है, बर्फ है, और द्रव रूप क्या है, जल, पानी। गैस के रूप में हम जल वाष्प के रूप में देखते हैं। अब ये बताइए, क्या हम पदार्थ की भौतिक अवस्था को बदल सकते हैं? कहने का तात्पर्य है, क्या ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को हम क्या जल वाष्प में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम पदार्थ की भौतिक जो अवस्था है उसको 2 तरीकों से हम को बदल सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ताप परिवर्तन करके, और दूसरा है दाब परिवर्तन करके। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन है उसके दौरान होता क्या है, कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पदार्थ में जो अवस्था परिवर्तन होता है उससे क्या होता है, कणों का अरेंजमेंट बदल जाता है। देखिए, जैसे ठोस है, सपोज ये ठोस है, और आप ये जानते हैं कि इसके कण क्या हैं, बहुत नजदीक हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो क्या है, ये इसके कण क्या होते हैं, उनमें गतिशीलता आ जाती है, कण क्या है, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और उस टाइम पे ये ठोस क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर से अगर हम द्रव को ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो फिर से कण क्या है, ऊर्जा पा करके एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस रूप में। अब बताओ, गर्म होने पर कण दूर क्यों क्यों जाते हैं? देखिए, जब हम सपोज यहाँ पे बर्फ ले रहे हैं, बर्फ ले लीजिए, ठोस के रूप में बर्फ लेते हैं, तो क्या होता है कि जो इसके कण हैं जो कि पहले बहुत नजदीक थे, वो जब ऊष्मा पाते हैं तो उनके कणों में क्या है, जो आकर्षण बल है एक दूसरे के प्रति, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उनमें क्या होती है, मूवमेंट हो जाती है, गति स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण वो क्या है, दूसरी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस उसमें आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, जब तापमान का परिवर्तन कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, पदार्थ की अवस्था बदल रही है।
अब यदि वाष्प को ठंडा करें तो क्या होगा? अब ये गैस के रूप में सपोज ये जल वाष्प है, अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा? देखिए ये क्या हो जाएगा? द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। उस केस में क्या होता है? ठंडे होने पर ये क्या होता है? जो जो ये कण थे वो क्या है? बहुत नजदीक आ जाते हैं, जलवाष्प से कण नजदीक आ जाते हैं और ये फिर से क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाता है। और फिर अगर हम इस द्रव को, सपोज हमारे पास एक जल आ गया है, अगर हम इसको फ्रीज में रखते हैं, आपने देखा होगा फ्रीज में रखते हैं तो क्या होता है? ये किस में चेंज आता है? ठोस में। ये फिर से ठोस में चेंज होता है। जैसे इनको हम फ्रीज में रखते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं तो उनके जो जो कण हैं, ये जो द्रव का जो कण है बहुत नजदीक आ जाता है और ये फिर से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि तापमान में बदलकर अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम जानेंगे ताप का सामान्य मात्रक व अस्थायी मात्रक। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में तापमान नापने के लिए ताप के सेल्सियस स्केल का प्रयोग करते हैं और संक्षिप्त रूप में हम सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए, जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, जिसे हम के द्वारा शो करते हैं। और जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। इसका अर्थ क्या है? देखिए, सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का ताप केल्विन स्केल पर 273 के बराबर होता है। और हम इसको इस फॉर्मूले के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, केल्विन स्केल पर ताप बराबर होता है सेल्सियस स्केल पर ताप धन 273। तो इस संबंध का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जहां पर हमने केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल पर चेंज करना है या सेल्सियस स्केल को बदलने के लिए किसमें? केल्विन स्केल पर। तो तब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यह जो फॉर्मूला है हम केल्विन स्केल पर जो ताप है उसको सेल्सियस स्केल पर बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और सेल्सियस स्केल पर जो ताप है उसको केल्विन स्केल पर बदलने के लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। इस संबंध का उपयोग हम ताप को केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस स्केल से केल्विन में बदलने के लिए करते हैं। आइए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। आपके पास तापमान दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने क्या करना है? केल्विन में बदलना है। तो देखिए किस तरह से बदलेंगे। आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, केल्विन स्केल पर ताप बराबर सेल्सियस स्केल पर ताप, तो वो कितना दिया गया आपको? 25 धन 273। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा वो होगा 298 केल्विन। मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आपके पास दिया गया है
250 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने क्या करना है, केल्विन में बदलना है। सेम फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। केल्विन स्केल पर ताप बराबर सेल्सियस स्केल पर ताप, जो कि हमारे पास दिया गया है 250 धन 273। यह आएगा आपका 523 केल्विन, अर्थात 250 डिग्री सेल्सियस 523 केल्विन के बराबर है। अब अगर हमारे पास तापमान केल्विन में दिया गया है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। देखिए आज एक सवाल करते हैं। सपोज हमारे पास 300 केल्विन तापमान दिया गया है, अब हमें इसे सेल्सियस स्केल पर चेंज करना है, तो हम वही फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इसको करेंगे। केल्विन स्केल पर ताप बराबर सेल्सियस स्केल पर ताप धन 273। तो ये क्या हो जाएगा 300, क्योंकि केल्विन में क्या दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन। सेम चीज लिखी जाएगी प्लस 273। देखिए सेल्सियस स्केल पर ताप बराबर हो जाएगा 300 माइनस 273, और जो आपका आंसर आएगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस प्रकार से आप क्या है केल्विन को सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तापमान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभी हमने ये भी देखा कि तापमान परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक बीकर लिया है, उसमें थोड़ी बर्फ डालेंगे, इसमें क्या है बर्फ डाल देंगे। अब इस बर्फ को क्या करेंगे गर्म करेंगे, साथ में इसको कांच की छड़ से हिलाते रहिए। अब ये जो ऊष्मा है, जो हमने बर्नर जलाया उससे ऊष्मा मिल रही है बर्फ को, अब बताओ क्या हो रहा होगा। जो बर्फ है वो पानी में परिवर्तित हो रहा होगा। और आप इसका तापमान नाप लीजिए। जब आपने बर्फ रखा था इसका तापमान क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था। और जब आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं तो आप उसको लगातार उसका तापमान नापते रहिए। आप लगातार उसमें क्या कर रहे हैं ऊष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आप ये देख रहे होंगे कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लगातार ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, तापमान बढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में बात आ रही होगी ना कि ये ऊष्मा कहाँ चला गया, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका। देखिए जो ये ऊष्मा है ये बर्फ से जल में परिवर्तित होने में क्या हो रहा है प्रयोग हो रहा है। बर्फ से क्या हो रहा है जल बन रहा है, यानी कि जो बर्फ में जो कण थे बहुत पास पास थे, तो ये सारी ऊष्मा क्या है बर्फ के कणों को अलग अलग करने में यूज हो रही है। अर्थात बर्फ से जल बनने में जो सारी ऊष्मा है वो क्या हो रही है यूज हो रही है। और जैसे ही सारी बर्फ जल में बदल जाएगी तो आपको तापमान क्या है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस दौरान क्या हो रहा है बर्फ इसमें जल में बदल रही है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गलन कहते हैं, या उसे संगलन भी कहते हैं। तो इसमें जब हमने इसको ऊष्मा दी बर्फ को तो होता क्या है ठोस के जो तापमान है जब तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की क्या होती है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होते हैं कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं, और जो कण बहुत नजदीक थे वे ऊर्जा पाकर गति करने लगते हैं। इस कारण वे क्या होते हैं अपना स्थान छोड़ने लगते हैं और गति करने लगते हैं। उसके फलस्वरूप जो ठोस है वो पिघल कर क्या है द्रव बन जाता है। तो वह तापमान या जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो क्या कहलाता है इसका गलनांक कहलाता है। और अलग अलग वस्तुओं का जो गलनांक है वो अलग अलग होता है।
देखिए किसी भी ठोस का गलनांक क्या है, उसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे लोहा के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या है, बहुत अधिक होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ऊष्मा चाहिए, इसलिए उसका गलनांक भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और जो बर्फ है उसका गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से लोहे का गलनांक है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या है, देखिए हमने देखा भी, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने देखा कि किसी ठोस के जो गलने की प्रक्रिया उसमें तापमान क्या होता है, समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, तो जो गलने की प्रक्रिया है उसके दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान भी नहीं बदलता। अब ये जो ऊष्मा है ये कणों के बीच क्या कर रही है, आकर्षण बल को तोड़ने में यूज हो रही है और तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए यह ऊष्मा ऊर्जा को क्या कर रही है, बर्फ अवशोषित कर लेती है। इसीलिए यह ऊष्मा क्या है, बीकर में से जो ली गई सामग्री में क्या है, जो ऊष्मा छुपी हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। और इसीलिए तापमान बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो ऊष्मा है ये क्या है, गुप्त छुपी हुई होती है कंटेनर के अंदर। अब है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो जो हमारा वायुमंडल है ना, वो भी हम पर दाब लगा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो 1 किलो जैसे ठोस है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम बीकर में, आप देख रहे होंगे बीकर में क्या है, जल को गर्म करते हैं। तो क्या होता है, जब जल को ऊष्मा मिलती है तो उसके कण क्या है, तेजी से गति करते हैं और वे कण क्या करते हैं, आकर्षण बल को तोड़ कर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है, जो द्रव है वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार जब ये जल आपका उबलने लगता है तो ताप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रहता है। और कब तक रहेगा, जब तक कि संपूर्ण जल क्या है, भाप ना बन जाए। तो आइए क्वथनांक के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन है। तो जल का जो क्वथनांक है अगर डिग्री सेल्सियस में हम कहेंगे तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यही अगर हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, अभी हमने सीखा था, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, केल्विन में ये 373 केल्विन है। अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखिए क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके क्वथनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये बताइए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल है या जो गैस है उनमें से किसमें ज्यादा ऊष्मा होगी, तो आपका उत्तर क्या होगा, वाष्प में। क्योंकि भाप के कणों ने क्या किया है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है, इसलिए वाष्प से क्या है, जलने की संभावना ज्यादा होती है बजाय किससे, जल से, उसी तापमान पर। तो अभी हमने पढ़ा कि तापमान का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को दाब में जब परिवर्तन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि द्रव की अवस्था को दाब बढ़ाकर अथवा दाब घटाकर भी परिवर्तित किया जा सकता है। जब गैस पर अधिक आप क्या करेंगे, सपोज ये क्या है, गैस है, गैस के कण क्या है, अभी बहुत दूर है, सिलेंडर में गैस है और उसके कण क्या अभी बहुत दूर दूर है। तो जैसे ही आप उस पर दाब लगाएंगे, आपने दाब लगाया तो उस पर क्या हो गया, वो संपीड़ित हो जाती है और क्या होगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो आपके द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दाब के बढ़ने से और तापमान घटने से गैस क्या है, द्रव में बदल जाती है। देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैस है उसके कणों के बीच क्या है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। गैस के कण के बीच में क्या है, रिक्त स्थान अधिक होता है
और जब हम उसे सिलेंडर में बंद करके पिस्टन दबाकर उसे संपीड़ित करते हैं तो गैस के कण क्या है, नजदीक आ जाते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं और वे एक दूसरे को पर्याप्त रूप से क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस गैस आपका क्या है, द्रव में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा ताप को कम करके वो अधिक दाब लगाकर गैसों को क्या है, द्रवित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि जब हम दाब में वृद्धि कर रहे हैं और ताप कम कर रहे हैं तो गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। अब बताओ, क्या दाब घटाकर तथा ताप बढ़ाकर भी द्रव की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जिसे शुष्क शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसे उच्च दाब पर क्या करते हैं, संग्रहित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस के रूप में होती है वायुमंडल में। और जब इस गैस को CO2 के क्या कहते हैं, ठोस रूप में बदल दे तो वो ठोस क्या कहलाती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। और हमारे पास अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या सीधे गैस में बदल सकते हैं उसको? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, वातावरण खुला रखेंगे तो वो सीधे क्या है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए उसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। देखिए, अभी हमने देखा कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। और हमने क्या देखा कि जब ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो वो किसमें बदलता है, द्रव में। और द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, वाष्प में। परंतु कुछ हमारे पास ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको हम जब गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें बदलते हैं, वाष्प में। जो ठोस पदार्थ हैं अगर उनको गर्म किया जाए तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को जब गर्म किया जाता है और वो सीधे वाष्प में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और फिर इस वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो ये फिर से डायरेक्टली ठोस में बदल जाता है। अर्थात गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाते हैं। उसके उदाहरण अपने आसपास से ले सकते हैं, कपूर की गोली, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन बॉल्स और भी बहुत चीजें। आपने बाथरूम में आप ओडोनिल यूज करते हैं, कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि वो ओडोनिल जो सॉलिड है वो उसमें से निकल गया। वो एक्चुअली क्या होता है, वो क्या है, वाष्प में चेंज हो जाता है। वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाता है। ऐसे ही आप क्या करते हैं, कीड़ों से कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए नेपथोलिन की जो गोलियां हैं आप कपड़ों के बीच में रख देते हैं। अब कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो गोलियां तो वहां आपको दिखाई नहीं देती है, उसमें कोई अवशेष भी नहीं होता है। असल में जो ये नेपथलीन गोलियां हैं धीरे धीरे क्या है, वाष्प बनाती हैं और वायु में विलीन हो जाती हैं। अब हम जानेंगे वाष्पीकरण। देखिए, जब द्रव को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो उसका आयतन क्या है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा कैसे होता होगा, ये क्या है, वाष्पन के कारण होता है। तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आइए अपने आसपास के वातावरण से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उनको भी देखते हैं। पहला कारक है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। देखिए, अगर सतही क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है उसकी दर भी क्या है, बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि सतही क्षेत्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण। देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करते हैं, जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो आप उसको फैलाकर डालते हैं। फैलाकर डालने से क्या होता है, आप उस कपड़े का सतही क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं।
इससे क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस क्या होगी, जल्दी होगी और कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं। आप सपोज कप में चाय पी रहे हैं, चाय गर्म है, तो आप क्या करते हैं, उसको कटोरी में डाल दीजिए, एक चौड़ी कटोरी लीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि चाय क्या है, चौड़ी कटोरी में जो हमने लिया है, जो बाउल हमने लिया है, उसमें वो ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया है, बर्तन का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया है, जिससे कारण के वाष्पीकरण की प्रोसेस उससे ज्यादा शीघ्र हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की प्रोसेस भी क्या है, जल्दी जल्दी होती है। दूसरा कारक हमारे पास है तापमान में वृद्धि। देखिए, जैसे द्रव का जो तापमान बढ़ाएंगे तो क्या है, वाष्पीकरण की प्रोसेस भी क्या होती है, जल्दी जल्दी होती है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। आपने देखा होगा जब जल को गर्म किया जाता है तो उसके कण की क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिससे वे क्या है, जल्दी जल्दी क्या है, वाष्पीकृत हो जाते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे या देखते होंगे कि जिस दिन तेज धूप होती है उस दिन हमारे कपड़े क्या हैं, जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उस दिन तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि क्या है, वाष्पीकरण की वृद्धि भी होती है। अब तीसरा कारक है आर्द्रता में कमी। देखिए, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो अगर हमारे वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। जो आर्द्रता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण। आर्द्रता वाष्पीकरण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर्द्रता ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रोसेस ज्यादा होगी। चौथा कारक है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में जो कपड़े जब हम क्या सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वायु के तेज होने से जल वाष्प के जो कण हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे हमारे आसपास के जो क्या होता है, जल वाष्प की जो है मात्रा भी घट जाती है। तो वायु अगर तेज होगा तो हमारे कपड़े भी क्या है, जैसे कपड़े डालेंगे तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो वायु तेज होने पर वाष्पीकरण की प्रोसेस भी ज्यादा जल्दी होती है। अब है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गर्मी के दिनों में हम जल को ठंडा रखने के लिए क्या है, पानी को किस में रखते हैं, मटकों में रखते हैं। और मटकों में क्या होता है, छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जब इन छेदों से जल बाहर आता है, रिसता रहता है, और ये जल क्या है, लगातार क्या है, वाष्पित होता रहता है। ठीक है। और वाष्पन के लिए जो ये आवश्यक ऊर्जा मिट्टी के बर्तन तथा शेष पानी से लेता रहता है। जो पानी मटके से रिस रिस के बाहर आ रहा था, वो क्या करता है, आसपास के वातावरण से और मटके से क्या है, ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार क्या है, जो शेष जल है वो ऊष्मा को खो देता है और हमारे जो घड़े का जल है वो ठंडा रहता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब आपके हाथ में जो एसीटोन होता है, आपने नेल पॉलिश रिमूवर यूज किया होगा, आपकी हथेली में गिराओगे तो क्या होता है, आपकी हथेली को ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसीटोन है वो हथेली या आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें हथेली पर क्या है, ठंडक महसूस होती है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा जब गर्मी के दिनों में आपके घर की छत या घर बहुत गर्म हो जाते हैं तो आप अपनी छत पर या खुले स्थान पर क्या है, जल छिड़कते हैं। तो होता क्या है इसमें भी, देखिए ये जल है और ये क्या करता है, आसपास की वायु से, जब हमने जल छिड़का है, ये आसपास की वायु से और भूमि से क्या है, ऊष्मा को प्राप्त करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है और वाष्पीकृत हो जाता है। और ऊष्मा खोने से वो स्थान क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन पे विचार कीजिए।
कि बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आपने कभी गिलास में, जब यहाँ पे बर्फ ले लीजिए गिलास में, सपोज ये बर्फ है, कुछ देर बाद आप देखेंगे यहाँ पे जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। बाहर जो कंटेनर है उसके बाहर सतह पर छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं। वो कहाँ से आती हैं? देखिए, जब हम क्या है गिलास में बर्फ या बर्फीला जल, बहुत ठंडा पानी रखते हैं, तो हमें बर्तन की भारी सतह पर क्या होता है, जल की बूंदें नजर आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, हमारे चारों ओर वायु में क्या है, सदैव क्या होती है, जल वाष्प रहती है। ठीक है, जिसे हम देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन होती है जल वाष्प। और जब ये जल वाष्प क्या है, गिलास के भारी संपर्क में आती है, गिलास के भारी संपर्क में आती है, तो क्या होता है, संघनित होकर के यह जल की नन्ही बूंदें बन जाती है। इसीलिए बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। अब है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? देखिए, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना बहता है, और जो सूती वस्त्र है ये क्या है, जल का एक उत्तम अवशोषक है, उसको सोख देता है जल को, पानी को जो है। इसलिए जो हमारे शरीर से निकलने वाले जो पसीने को क्या कर लेता है, अवशोषित कर देता है, और वाष्पन के लिए क्या है, वातावरण में छोड़ देता है। और जैसे हमारा पसीना वाष्पीकृत हो जाता है तो हमें क्या है, शीतलता प्रदान होती है, ठंडा महसूस होता है। और अगर आप पॉलिस्टर या टेरिकोट के कपड़े पहनेंगे तो ये क्या है, ये पसीने को अवशोषित नहीं करते, इसीलिए हमें क्या है, ठंडक भी महसूस नहीं कराते हैं। तो इसलिए हमेशा गर्मियों में हमें सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े उन प्रश्नों पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखिए, हमने बताया था कि कुछ ठोस पदार्थ द्वारा क्या है, उनको जब गर्म करने पर वो क्या है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड आदि। दूसरा प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो हमने देखा था जो जल का क्वथनांक है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि ठोस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़न नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज जबकि ठोस है तो उसको हम संपीड़न कर सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिनमें क्या होती है, वायु भरी होती है, और जैसे हम स्पंज को दबाएंगे तो उनकी छिद्रों से वायु निकल जाती है, और इसीलिए हम उसका संपीड़न कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य की कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसको आपको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।